नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसानों के प्रदर्शन का 9वां दिन है आज की बैठक में क्या रणनीति बनाएंगे किसानों की आपत्तियों को सरकार किस तरह से दूर करने का आश्वासन दे रही है और 7 दिसंबर से यूपी में समाजवादी पार्टी किसानों के लिए क्या करने वाली है। आप देखिए न्यूज टॉप 9 किसान क्रांति में। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है और कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच माथापच्ची जारी है। आज सुबह 11 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कल किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में अगले दौर की बातचीत होगी। सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को हुई बैठक में किसानों ने अपनी तरफ कृषि बिल की 39 बिंदुओं पर अपनी आपत्तियां सरकार के सामने रखी और फिर तीनों बिलों को रद्द करने की मांग की। वहीं सरकार की ओर से किसानों की बताई गई खामियों को स्वीकार किया गया और इन्हें दूर करने का आश्वासन दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर चिंता है, तो मैं दोहराना चाहता हूं कि MSP सिस्टम जारी रहेगा और किसानों को हम इस बारे में भरोसा देंगे। सरकार APMC को आगे मजबूत बनाने और इसका इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार करेगी। BKU प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने MSP को लेकर भरोसा दिया है और ऐसा लगता है कि बातचीत में थोड़ी प्रगति हुई है। वहीं किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि हमने सरकार को कमियां गिनाई हैं और मांग की कि हम बदलाव नहीं चाहते बल्कि पूरी तरह से कानून वापस होना चाहिए। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि किसान आंदोलन और कोरोना काल में टीकाकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार को सदन सत्र बुलाना चाहिए। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के 35 मशहूर हस्तियों ने पद्मश्री, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। 5 दिसंबर को ये सभी राष्ट्रपति से मिलेंगे। इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह भी इसमें शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी 7 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसान यात्रा शुरू करेगी। किसानों की आय बढ़ाओ और खेती किसानी बचाओ की मांग को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने संसाधनों से यात्रा में शामिल होंगे। सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है। असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें और गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें। एक्ट्रेस कंगना रनौत और पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर भिड़ गए। बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाने पर दोसांझ ने कहा कि इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। कंगना ने दोसांझ को करण जौहर का पालतू कहा। दोसांझ ने कहा कि ये बॉलीवुड नहीं पंजाब वाले हैं, 2 की 4 नहीं 36 सुनाएंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी को लेकर क्या बयान दिया? कौन बनेगा हैदराबाद का किंग? मतगणना आज है और DDC चुनाव के लिए 3rd फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। देश की बड़ी खबरें कौन सी? आप देखिए न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है। कांग्रेस के भविष्य और ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी पार्टी के लिए बाधा बन रहे हैं, पवार ने कहा कि किसी भी पार्टी का नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन के भीतर उन्हें कैसे स्वीकार किया जाता है। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। काउंटिंग को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 क्षेत्रों में मतगणना केंद्रों की स्थापना की गई है। हर हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं। चुनाव के प्रचार के दौरान सभी दलों ने एडी चोटी का जोर लगाया था। हैदराबाद में एक बीजेपी समर्थक AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी रुकवा कर गुजारिश कर हाथ मिलाता है और कहता है कि इस बार बीजेपी जीत रही है, जिस पर ओवैसी हंस देते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। एक बार शिरकत तो दो, बीजेपी जीत रही है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में आज तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में भी 33 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जिनमें से 16 कश्मीर डिवीजन और 17 जम्मू डिवीजन के हैं। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। DDC चुनावों में बीजेपी के कश्मीर घाटी के इंचार्ज शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये गुपकार नहीं, गुमराह गैंग है, जो पाकिस्तान और चीन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। कश्मीरियों को मोदी पर भरोसा है और हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। LAC पर तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ साथ सभी मामलों पर बात कर रहे हैं। शांति और सौहार्द कायम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर प्रयास जारी है। जल्द ही दोनों देशों के सैन्य और कूटनीतिक मामलों के अधिकारी अगले दौर की बातचीत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे अगले हफ्ते सऊदी अरब और UAE का दौरा करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब इंडियन आर्मी प्रमुख सऊदी अरब का दौरा करेंगे। नरवणे सऊदी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे। मिडिल ईस्ट के देशों और भारत के बीच रिश्तों के लिए आर्मी चीफ का दौरा अहम माना जा रहा है।
केंद्र सरकार ने तीसरे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार ने आर्मी हेडक्वार्टर की रीऑर्गेनाइजेशन के तहत ये फैसला किया। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को ये नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से इस पर विवाद चल रहा था। देश आज अपना 49वां नौसेना दिवस मना रहा है। देश अपने नौसैनिकों के शौर्य को याद कर रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नेवी की जीत के जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। सुपरस्टार रजनीकांत करने जा रहे हैं राजनीति में एंट्री। 31 दिसंबर को पार्टी का ऐलान भी होगा। ट्रिपल मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर कहां पर हुआ और कहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जो हादसा हुआ, इसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबरें कौन सी है राज्यों की, आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 देश प्रदेश में। सुपरस्टार रजनीकांत के राजनीति में आने को लेकर चर्चाएं फिर तेज हैं। गुरुवार को रजनीकांत ने साफ किया कि वो जनवरी में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। इसका आधिकारिक ऐलान 31 दिसंबर को किया जाएगा। डीएमके ने रजनीकांत को चुनौती मानने से साफ इनकार किया है। बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुशील मोदी का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन ने राज्यसभा के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। रामविलास पासवान की मौत के बाद से सीट खाली हुई थी। बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने राज्य चुनाव प्रबंधन टीम में शामिल नेताओं की सूची जारी की है। घोषणा पत्र समिति में स्वप्नदास गुप्ता, अनुपम हाजरा और लॉकेट चटर्जी को जगह मिली। महाराष्ट्र सरकार ने 14-15 दिसंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सत्र का समय बढ़ाने की मांग की। फडणवीस ने कहा कि किसानों के मुद्दे और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर चर्चा से बचने के लिए 2 दिन का सत्र बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि प्रदेश के बाहर के किसानों का एक दाना भी नहीं खरीदा जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों के अलावा बाहर के राज्य से अगर कोई चोरी से फसल बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में बुरेवी चक्रवात का असर दिखने लगा है। पुदुचेरी में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। भारी बारिश को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। साथ ही पुदुचेरी में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में धर्म परिवर्तन पर यूपी सरकार के अध्यादेश और 2018 के उत्तराखंड के कानून को चुनौती दी गई। याचिका में संविधान का हवाला देकर कानून को निरस्त करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिलीप देवल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। सूचना मिलने के बाद पुलिस छापेमारी कर दिलीप को पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाई सर्वदलीय बैठक? भारत ने कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज को खरीदने के लिए एडवांस डील को डन कर लिया है? रिकवरी रेट के मामले में दुनिया में कौन है नंबर 1 पर इस वक्त? आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 कोरोना का क्या है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मीटिंग में कोरोना के बचाव और रोकथाम पर चर्चा होगी और वैक्सीन की स्थिति और उसके वितरण को लेकर भी चर्चा की संभावना है। राहुल गांधी ने सरकार के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें आईसीएमआर ने कहा था कि देश में सबको वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर ने कहा था कि वैक्सीन से कोरोना की चेन को तोड़ना मकसद है, तो हम कुछ लोगों को वैक्सीन लगाकर इस चेन को तोड़ सकते हैं। भारत ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए बड़ी डील की है। भारत ने कोरोना वैक्सीन की 1.6 बिलियन डोज खरीदने की एडवांस डील की है। भारत के बाद यूरोपीय यूनियन ने 1.58 बिलियन डोज का ऑर्डर दिया है। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के 1 बिलियन डोज की एडवांस डील की है। देश में कोरोना 95,64,000 के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 30,000 केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 416 लोगों की मौत हुई है। भारत कोरोना की रिकवरी के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। देश में 90 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के 94% मरीजों की रिकवरी हो चुकी है। रिकवरी के मामले में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। देश की राजधानी में कोरोना की रफ्तार थोड़ी थमी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3700 कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 82 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अभी भी कोरोना के 29,000 से अधिक मामले एक्टिव हैं। मुंबई में बीएमसी की एक कर्मचारी को 3 महिलाओं ने मास्क के लिए टोकने पर बुरी तरह से पीट दिया। ये तीनों महिलाएं बिना मास्क लगाए घूम रही थी। बीएमसी कर्मचारी ने उन्हें मास्क लगाने को कहा तो वो बिफर गयी और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
फ्रांस के पीएम ने ऐलान किया है कि देश में सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में मुहैया कराई जाएगी। फ्रांस के पीएम जैक कास्टेक्स ने कहा है कि सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए देश में 3 चरणों में अभियान चलाया जाएगा। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन को लेकर भरोसा पैदा करने के लिए अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति वैक्सीन का पहला डोज खुद लेंगे। बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ने एक साथ टीवी पर लाइव कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की नई जुगलबंदी आखिर क्या है? कश्मीर पर इमरान और एर्दोआन की नई साजिश क्या है? चीन और अमेरिका में क्यों तनातनी बढ़ चुकी है? आप देखिए न्यूज टॉप 9, चीन पाकिस्तान साजिश। भारत से डरे चीन और पाकिस्तान अब एक साथ एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज करेंगे। चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स जल्द ही शाहीन 9 2020 के तहत युद्धाभ्यास करेगी। चीन पाकिस्तान के इस युद्धाभ्यास का मकसद भारत को अपनी ताकत दिखाना है। पाकिस्तान अब तुर्की के साथ मिलकर कश्मीर में नई साजिश रच रहा है। ग्रीस के पत्रकार ने खुलासा किया है कि तुर्की कश्मीर में सीरिया के आतंकियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सीरिया के आतंकियों को कश्मीर भेजने के लिए उन्हें $2000 दे रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना बना रहे चीन का रुख भारत के विरोध के बाद नरम पड़ गया है। चीन ने कहा है कि बांध बनाने की योजना को लेकर वो भारत और बांग्लादेश के साथ चर्चा करेगा। चीन ने कहा है कि वो बांध बनाने में सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का ख्याल रखेगा। कोरोना पर एक बार फिर चीन की पोल खुली है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक चीनी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण दुनिया में कोरोना फैला। चीनी अधिकारियों ने टेस्ट किट बनाने वाली कंपनियों से कमीशन लिया और घटिया टेस्ट और पीपीई किट इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, जिससे कि इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैला। अपनी नाकामियों के लिए विपक्ष के निशाने पर आए इमरान खान ने लोगों को लुभाने के लिए कोरोना का सहारा लिया है। इमरान सरकार ने पाकिस्तान में सबको मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का ऐलान किया। इमरान सरकार पाकिस्तान में अगले साल अप्रैल से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू करेगी। चीन में सरकार के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर पर उसकी महिला सहकर्मी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्लोबल टाइम्स की डिप्टी एडिटर मैगी डुआन जिंगताओ ने एक पोस्ट लिखकर एडिटर हू शिजिंग पर 2 महिला सहकर्मियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की कोर्ट ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा के प्रवक्ता याहिया मुजाहिद को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। याहिया मुजाहिद को टेरर फंडिंग के मामले में सजा सुनाई गई है। याहिया को पिछले महीने 2 मामलों में 32 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के वीजा के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक सीसीपी नेताओं और उनके पारिवारिक सदस्यों को सिर्फ 1 महीने का वीजा मिलेगा। सीसीपी के नेता अब इस वीजा पर अमेरिका में सिर्फ 1 बार प्रवेश कर पाएंगे। चीन ने अमेरिका की तरफ से वीजा को लेकर लगाए गए नए प्रतिबंधों को गलत बताया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका का ये फैसला चीन के खिलाफ शीत युद्ध छेड़ने जैसा है। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों को वीजा देने पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। वेनेजुएला को लेकर ईरान पर अमेरिका की तरफ से क्या आरोप लगाया गया? ईरान ने परमाणु करार पर बाइडेन को कैसे झटका दिया और अमेरिका को क्यों सता रहा है स्पेस वॉर का बड़ा खतरा? आप देखिए न्यूज टॉप 9, वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका का आरोप है कि ईरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की मदद के लिए अपने हथियार और सैनिक वेनेजुएला भेज रहा है। अमेरिकी सेना के अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने कुद्स फोर्स की यूनिट को वेनेजुएला भेजा है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का विरोध हो रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ 2015 में हुए परमाणु करार पर चर्चा नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने दोहराया, इस करार पर दोबारा बातचीत नहीं हो सकती है। ये करार अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि नई सरकार ईरान के साथ 2015 के परमाणु करार पर फिर से चर्चा करेगी। अमेरिका को स्पेस में रूस और चीन के हमले का डर सता रहा है। अमेरिकी सेना का कहना है कि स्पेस में रूस या चीन उसके सैटेलाइट समेत दूसरे उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक स्पेस में उस पर पर्ल हार्बर जैसा हमला हो सकता है। अमेरिका का ईरान से जुड़ी कंपनियों पर बैन का सिलसिला जारी है। ट्रंप प्रशासन ने अब ईरान से जुड़े शाहिद मईसामी ग्रुप और उसके अधिकारियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ग्रुप ईरान सरकार के केमिकल प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। तुर्की ने उम्मीद जताई है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर अमेरिका से चल रहा उसका विवाद जल्द सुलझ जाएगा। तुर्की के मुताबिक सत्ता के बदलाव के बाद भी अमेरिका से उसके रिश्ते बेहतर रहेंगे। ट्रंप प्रशासन ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के इस्तेमाल को लेकर तुर्की को चेतावनी दी थी। अमेरिका ईरानी समर्थित आतंकी गुट बद्र पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। इराक में ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन बद्र ने कई बार अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले में बद्र गुट का हाथ था। समंदर में अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिकी नौसेना अगले साल बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करने की तैयारी में है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना के कई स्ट्राइक ग्रुप और कई वॉरशिप शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी नौसेना का यह युद्धाभ्यास इसी साल होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे टाल दिया गया था।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अगले हफ्ते अजरबैजान का दौरा करेंगे। एर्दोगान नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान को मिली जीत की खुशी में होने वाले परेड में शामिल होंगे। तुर्की ने जंग में आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ दिया था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया पर मिली जीत की याद में हर साल 8 नवंबर को विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। काराबाख में 44 दिन चली जंग में अजरबैजान ने तुर्की की मदद से आर्मेनिया को मात दी थी। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिर किस कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका दिया गया? ईरान की मिसाइल प्रोग्राम से किसको बड़ा खतरा है? ऑस्ट्रेलिया पर क्यों भड़का है चीन? और भी बड़ी खबरें दुनिया की कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 दुनिया में आप देखिए। अमेरिका की विस्कॉन्सिन कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से दायर चुनावी धांधली की याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रंप की टीम ने विस्कॉन्सिन से जो बाइडेन की जीत को चुनौती दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी धांधली से जुड़े सबूत नहीं जुटा पाने के लिए अटॉर्नी जनरल विलियम बार पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में कोई जांच नहीं की। चुनावी धांधली का मामला बेहद संगीन है। अमेरिका के टकराव के बीच ईरान 5,300 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी में है। ईरान 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाली शेहाब 4 और 5,300 किलोमीटर तक मार करने वाली शेहाब 5 मिसाइल पर काम कर रहा है। फ्रांस में मैक्रो सरकार का इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन जारी है। फ्रांस में प्रशासन ने दर्जनों मस्जिदों पर छापेमारी की। अधिकारी कट्टरपंथियों की तलाश में मस्जिदों की तलाशी लेने पहुंचे थे। फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी मस्जिद से कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया तो उसे बंद करा दिया जाएगा। चीन ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेशी समझौते रद्द करने से जुड़े नए कानून पर तीखी टिप्पणी की है। चीन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार राजनीतिक खेल खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय सरकार ने कानून बनाकर विदेशी समझौतों को रद्द करने का अधिकार अपने हाथ में लिया है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के राज्य सरकारों से कई समझौते किए हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत को $90 मिलियन के हथियार बेचने की सौदे को मंजूरी दे दी है। इस रक्षा सौदे में C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे बेचने को मंजूरी दी गई। भारत अमेरिका से एडवांस रेडार सिस्टम, लाइट वेट नाइट विजन दूरबीन और दूसरे साजो सामान खरीदेगा। रूस पर चीन पर नॉर्वे की ऑयल इंडस्ट्री की जानकारी चुराने का आरोप लगा है। आरोप है कि चीन और रूस के हैकर नॉर्वे में तेल उत्पादन से जुड़े आंकड़े चुराने के लिए सेंधमारी कर रहे हैं। आरोप है कि इन आंकड़ों के सहारे रूस तेल का उत्पादन बढ़ाने या घटाने का फैसला करता है। बेलारूस में विपक्षी पार्टियों के आंदोलन के बीच राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नाटो पर संगीन आरोप लगाए हैं। लुकाशेंको ने आरोप लगाया है कि नाटो से जुड़े देश बेलारूस के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। चीन का चंद्रयान चांग-E5 चांद की सतह से नमूने लेकर धरती की तरफ रवाना हो गया है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक चांग-E5 के स्कैनर ने चंद्रमा की सतह से टेक ऑफ कर लिया है। चांग-E5 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चीन का तीसरा अंतरिक्ष यान है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।